क्या आप जानती हैं कि भारत के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों के ठीक बीच में साफ हवा के द्वीप मौजूद हैं? अर्बन एरोसोल क्लीन आइलैंड्स। एग्जैक्टली सुनने में ये एक पहेली जैसा लगता है ना कि जहां चारों तरफ प्रदूषण हो वहां वहां साफ हवा कैसे? बिल्कुल। और ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि प्रदूषण की समस्या जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। आज हम पोल्यूशन चैप्टर के ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले और दिमाग की बत्ती जलाने वाले पहलुओं पर बात करेंगे। जी। इसके पीछे का विज्ञान, इसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हमारे देश में इससे निपटने के तरीके, ये सब एक जटिल जाल की तरह है। और आज हमारी कोशिश इसी जाल को सुलझाने की होगी। वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी, वो चैनल जो आपके समय की कद्र करता है और आपके सिलेबस को सिंप्लीफाई करता है। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी एक विनम्र निवेदन। जी। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट आपकी तैयारी में सच में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है और अगर आप सक्षम हैं तो कृपया ज्वाइन बटन पर विचार करें। आपका छोटा सा योगदान भी हमें ये सब जारी रखने की बहुत हिम्मत देता है। हमारे सभी मौजूदा सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के स्तंभ हैं। बिल्कुल। और सभी के लिए फ्री नोट्स और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारे लेजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए एक स्पेशल डिस्कॉर्ड सर्वर है जहां प्रीमियम नोट्स, एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज और मॉडल मेंस आंसर्स भी मिलते हैं। तो वहां जरूर जुड़े। चलिए अब इस जटिल जाल को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो प्रदूषण से लड़ाई सिर्फ हमारे शहरों की सड़कों पर नहीं लड़ी जाती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिनेवा और स्टॉकहोम के कॉन्फ्रेंस रूम्स में भी लड़ी जाती है। एग्जैक्टली। तो शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय संधियों से ही करते हैं। 3 बड़े नाम आते हैं, बाजिल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम, जिन्हें बीआरएस कन्वेंशंस कहते हैं। ये तीनों अलग-अलग क्यों हैं? क्या एक ही कन्वेंशन से काम नहीं चल सकता था? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये तीनों कन्वेंशंस असल में प्रदूषण को लेकर हमारी समझ के विकास की कहानी बताते हैं। अच्छा, कैसे? सोचिए, सबसे पहले हमने उस कचरे पे ध्यान दिया जो हमें आंखों से दिखता था, यानी खतरनाक कचरे के ढेर। राइट। तो 1989 में आई बासिल कन्वेंशन। इसका मकसद था देशों के बीच खतरनाक कचरे यानी बेकार वेस्ट की आवाजाही को रोकना। आकि कोई विकसित देश अपना ई वेस्ट या केमिकल स्लज किसी गरीब देश में न फेंक दे। एग्जैक्टली। नॉट इन माई बैकयार्ड वाली समस्या को सुलझाने के लिए। ठीक है, तो ये हुआ बासिल। फिर रॉटरडैम की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जल्दी हमें समझ आया कि खतरा सिर्फ कचरे में नहीं है, बल्कि उन केमिकल्स में भी है जिनसे वो कचरा बनता है। बिल्कुल। तो लगभग 1 दशक बाद आई रॉटरडैम कन्वेंशन। इसका फोकस था खतरनाक रसायन यानी केमिकल्स के व्यापार पर, और इसने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी पिक। जी, पिक। इसे अगर आम भाषा में समझना हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है पूछ कर भेजना। अगर मैं आपको कोई खतरनाक केमिकल बेच रहा हूं तो पहले मुझे आपको उसके सारे खतरों के बारे में बताना होगा और आपकी इजाजत लेनी होगी। बिल्कुल, और वो भी लिखित में। ये विकासशील देशों के लिए एक तरह से राइट टू से नो है। राइट टू से नो, ये बहुत पावरफुल है। अच्छा, और फिर स्टॉकहोम हमारी समझ का अगला स्तर था। यहाँ हम कचरे और केमिकल से भी आगे बढ़ गए। हम पहुंचे उन अदृश्य दुश्मनों तक जो दशकों तक पर्यावरण और हमारे शरीर में बने रहते हैं। हाँ, स्थिर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या पीओपीज। ये ऐसे केमिकल हैं जो आसानी से खत्म नहीं होते। डीडीटी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वाह, मतलब कचरे से केमिकल और केमिकल से हमेशा बने रहने वाले अदृश्य जहर तक का सफर, ये तो पूरी कहानी है। यही कहानी है बीआरएस की। सोर्सेज बताते हैं कि 2025 की बैठक में कुछ नई चीजें जुड़ी हैं, जैसे बासिल में टेक्सटाइल वेस्ट पर फोकस, रॉटरडैम में 2 नए केमिकल्स, कार्बोसल्फान और फैंथियन। राइट, और स्टॉकहोम में क्लोरपाइरीफॉस को जोड़ा गया। ये भारत के लिए क्या मायने रखते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, टेक्सटाइल वेस्ट भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। हम एक बड़ा टेक्सटाइल हब है। और क्लोरपाइरीफॉस वो तो एक कीटनाशक है ना? हाँ, और भारत में बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्टॉकहोम कन्वेंशन के एनेक्स ए में शामिल होने का मतलब है कि हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। मतलब हमारे कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव। बहुत बड़ा। ये दिखाता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियां सीधे हमारी घरेलू नीतियों को प्रभावित करती हैं। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन और पोल्यूशन के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक और बड़ा नाम है मिनामाता कन्वेंशन। ये मर्क्यूरी यानी पारे से जुड़ा है। जी।
लेकिन मिनामाता त्रासदी तो दशकों पहले हुई थी। इस पर ट्रीटी बनने में 2013 तक का समय क्यों लग गया? गंभीरता तो थी, लेकिन पारे का इस्तेमाल इतने सारे उद्योगों में होता है, डेंटिस्ट्री से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक, कि इस पर आम सहमति बनाना बहुत मुश्किल था। इंडस्ट्रियल लॉबीज का दबाव भी रहा होगा। बिल्कुल, काफी सालों की बातचीत के बाद ही ये संभव हो पाया, और हाल की बैठक में 2 बड़े फैसले हुए हैं। एक तो डेंटल अमेलगम्स को फेज आउट करना। हाँ, 2034 तक, और दूसरा स्किन लाइटनिंग क्रीम से पारे को पूरी तरह हटाना। अब आते हैं आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी। यहाँ तो मामला फंसा हुआ लगता है। बहुत ज्यादा। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि दुनिया 2 गुटों में बटी है। एक तरफ हाई एम्बिशन कोएलिशन है जो प्लास्टिक के उत्पादन पर ही रोक लगाना चाहता है, और दूसरी तरफ लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं, जिसमें भारत भी है, जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो ये हाई एम्बिशन कोएलिशन वाले कहते हैं कि नल ही बंद कर दो। बिल्कुल, उनका तर्क है कि अगर आप नल खुला छोड़ देंगे तो फर्श कितना भी पोंछ लें, पानी भरता ही रहेगा। तो समस्या की जड़ यानी प्रोडक्शन पर ही कैप लगाओ। लेकिन भारत और उसके जैसे देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या ये पर्यावरण के प्रति एक गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं है? यह एक वाजिब सवाल है, और यहीं पर जीएस पेपर 3 का वो क्लासिक डायलेमा आता है, विकास बनाम पर्यावरण। अच्छा। भारत जैसे देशों का तर्क है कि प्लास्टिक आज हमारे जीवन का और कई जरूरी क्षेत्रों का एक अभिन्न हिस्सा है। प्रोडक्शन पर कैप लगाने से हमारी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। तो उनका कहना है कि असली समस्या प्लास्टिक नहीं बल्कि प्लास्टिक वेस्ट का मिसमैनेजमेंट है। एग्जैक्टली। इसलिए प्रोडक्शन रोकने के बजाय वेस्ट कलेक्शन, रिसाइकलिंग और एक सर्कुलर इकोनॉमी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। तो ये नल बंद करो बनाम पहुंचा बेहतर लगाओ की लड़ाई है। बिल्कुल, और मेंस के लिए एक शानदार टॉपिक है। आपको दोनों पक्षों के तर्कों को समझना होगा। राइट। और 2021 प्रीलिम्स में बिस्फिनॉल ए, BPA पर सवाल आया था, जो प्लास्टिक से ही जुड़ा है। तो यूपीएससी इस मुद्दे की हर परत पर नजर रखे हुए है। तो ये तो हुई वैश्विक राजनीति, लेकिन जब एक आम भारतीय सुबह उठता है तो उसके लिए प्रदूषण का मतलब है शहर का धुंध और गंदी नदी। बिल्कुल। चलिए अब देश की इसी सबसे बड़ी समस्या पर आते हैं, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। IQ एयर रिपोर्ट के आंकड़े तो सच में डराने वाले हैं। भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश, और दिल्ली लगातार 6ठे साल सबसे प्रदूषित राजधानी। इन आंकड़ों से निपटने के लिए हमारे पास एक इमरजेंसी टूल है, ग्रैप, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM दिल्ली NCR में लागू करता है। ये एक तरह का अलार्म सिस्टम है ना? हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे हवा की गुणवत्ता यानी AQI पुअर से सिवियर प्लस होती जाती है, वैसे वैसे पाबंदियों के अलग अलग चरण लागू होते जाते हैं। जैसे स्टेज 1 में धूल पर नियंत्रण और स्टेज 4 में ट्रकों और डीजल गाड़ियों पर रोक। जी। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या GRAP वाकई काम करता है या ये बस एक तात्कालिक उपाय है जो हर साल सर्दियों में हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। GRAP एक दवा नहीं है, बल्कि ICU में दिया जाने वाला इमरजेंसी ट्रीटमेंट है। एग्जैक्टली। ये प्रदूषण को होने से नहीं रोकता, बल्कि जब प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे और बिगड़ने से रोकता है। तो इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान है, लेकिन इसकी आलोचना इसी बात पर होती है कि ये एक रिएक्टिव मेजर है, प्रोएक्टिव नहीं। असली समाधान तो साल भर चलने वाले उपायों में है। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाना, उद्योगों से उत्सर्जन कम करना, और पराली जलाने का स्थायी विकल्प खोजना। और इसी प्रोएक्टिव अप्रोच के लिए शायद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम यानी NCAP है। जी, NCAP का लक्ष्य ही 2026 तक पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण में 40% तक की कमी लाना है। सोर्सेस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 का भी जिक्र करते हैं, जिसमें इंदौर, अमरावती और देवास ने बाजी मारी है। जी, ये अवार्ड्स शहरों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। यहाँ एक और साइंटिफिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रदूषण सीधे गाड़ियों के धुएं या फैक्ट्री की चिमनी से निकलता है। वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। बिल्कुल, लेकिन जब ये पोल्यूटेंट्स हवा में मौजूद दूसरे केमिकल्स और सूरज की रोशनी के साथ रिएक्शन करते हैं तो और भी खतरनाक सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। जैसे ग्राउंड लेवल ओजोन। दिल्ली का स्मॉग इसी का एक बड़ा उदाहरण है। मतलब दुश्मन सिर्फ वो नहीं जो दिख रहा है, बल्कि वो भी है जो हवा में बन रहा है। सही कहा। चलिए हवा से पानी पर आते हैं। CPCB की रिपोर्ट कहती है कि देश में 296 नदी खंड
यानी रिवर स्ट्रेचेस प्रदूषित हैं। और इसका आधार है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी बीओडी का 3 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होना। ये बीओडी क्या बला है? इसे एक सरल एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए नदी एक घर है और उसमें मौजूद ऑर्गेनिक वेस्ट कचरा है। ठीक है। इस कचरे को साफ करने के लिए बैक्टीरिया नाम के सफाई कर्मचारी काम करते हैं। अच्छा। और इन कर्मचारियों को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा। बीओडी इसी ऑक्सीजन की मांग को मापता है। अगर नदी में कचरा ज्यादा होगा तो सफाई कर्मचारियों को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। मतलब बीओडी ज्यादा होगा। बिल्कुल। और ज्यादा बीओडी का मतलब है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिससे मछलियां और दूसरे जलीय जीव मरने लगते हैं। बहुत बढ़िया। तो ज्यादा बीओडी मतलब ज्यादा प्रदूषण। रिपोर्ट ये भी कहती है कि सबसे ज्यादा प्रदूषित खंड महाराष्ट्र में है, 54। जी। क्या इसका सीधा संबंध वहां के औद्योगिकरण से है? ये औद्योगिकरण और शहरीकरण दोनों का मिश्रण है। एक तरफ फैक्ट्रियों से निकलने वाला इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है और दूसरी तरफ मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों से निकलने वाला अनट्रीटेड सीवेज। जब ये दोनों मिलते हैं तो नदियों का दम घुट जाता है। यही होता है। 2013 मेंस में गंगा प्रदूषण पर सवाल आया था। अब अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो सीपीसीबी का ये लेटेस्ट डेटा आपके जवाब को और भी पुख्ता बना सकता है। बिल्कुल। अब तक हमने उन खतरों की बात की जो हमें दिखते हैं, लेकिन यूपीएससी अब छिपे हुए खतरों पर भी ध्यान दे रहा है। सही कहा। Let's dive into waste management, new chemicals and regulations. इसी दिशा में एक बड़ा कदम है उद्योगों का नया वर्गीकरण। पहले रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट कैटेगरी होती थी। अब एक नई ब्लू कैटेगरी जोड़ी गई है। जी। ब्लू कैटेगरी, ये तो पहली बार सुन रही हूँ। क्या इसमें वो उद्योग हैं जो समुद्र को प्रदूषित करते हैं? नहीं, बल्कि इसका ठीक उल्टा है। ब्लू कैटेगरी में उन एसेंशियल एनवायरमेंटल सर्विसेज को रखा गया है जो प्रदूषण को कम करने का काम करती हैं। ओह वाओ। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स और कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स। सरकार का तर्क है कि जो उद्योग पर्यावरण को साफ करने में मदद कर रहे हैं, उन्हें प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के साथ एक ही तराजू में नहीं तौलना चाहिए। एग्जैक्टली। उनके लिए एक अलग सकारात्मक पहचान वाली कैटेगरी। ये तो एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। इसी से जुड़ा एक और नियम है कंटैमिनेटेड साइट मैनेजमेंट रूल्स 2025, जो पोल्यूटर पे सिद्धांत पर आधारित है। जिसने रायता फैलाया है वही समेटेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? देखिए, लागू करना बहुत मुश्किल है, खासकर भारत में। पहली चुनौती तो प्रदूषक की पहचान करना है और फिर जिम्मेदारी तय करना। हाँ, खासकर हिस्टोरिकल पोल्यूशन के मामलों में। और तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है उनसे हर्जाना वसूलना। मुकदमे सालों चलते हैं। लेकिन इन नियमों का आना एक महत्वपूर्ण पहला कदम है। ये एक स्पष्ट संदेश देता है। अब बात करते हैं उन नए और उभरते हुए प्रदूषकों की। इनमें एक नाम बार बार आ रहा है, PFAS, पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल सब्सटेंसेस, जिन्हें फॉरएवर केमिकल्स भी कहा जाता है। ये नाम ही डरावना है। और ये नाम इन्हें सही वजह से दिया गया है। ये मानव निर्मित केमिकल्स हैं जो पानी, तेल और गर्मी के प्रतिरोधी होते हैं। इसीलिए इनका इस्तेमाल नॉन-स्टिक बर्तनों, फूड पैकेजिंग, वाटरप्रूफ जैकेट में होता है। जी। और समस्या ये है कि ये पर्यावरण में हजारों साल तक बने रहते हैं। ये हमारे खून में, मिट्टी में, पानी में, यहाँ तक कि आर्कटिक के ध्रुवीय भालुओं में भी पाए गए हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक है। मतलब जिस नॉन-स्टिक पैन में हम रोज खाना बनाते हैं, वो भी एक छिपा हुआ खतरा हो सकता है। हो सकता है। और दूसरा छिपा खतरा है टॉक्सिक हेवी मेटल्स। इसके बारे में क्या नया पता चला है? एक हालिया स्टडी में हिमालय के बारिश के पानी में भी कैडमियम, लेड और आर्सेनिक जैसी जहरीली भारी धातुएं मिली हैं। वेट इन इट, हिमालय की बारिश में? ये तो सचमुच चौंकाने वाला है ना? अब सोचिए, हिमालय में तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, ये वहां कैसे पहुंची? हवा के साथ। बिल्कुल। इसे कहते हैं लॉन्ग रेंज एटमॉस्फेरिक ट्रांसपोर्ट। मतलब मैदानी इलाकों से निकला प्रदूषण हवा के साथ हजारों किलोमीटर का सफर तय करके हिमालय जैसे साफ सुथरे इलाकों तक पहुंच रहा है। और वहां बारिश के साथ बरस रहा है। बिल्कुल। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रदूषण की कोई सीमा नहीं होती। कोई सीमा नहीं होती। PFS या फॉरएवर केमिकल जैसे शब्द प्रीलिम्स में सीधे 2 नंबर का सवाल बन सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटे तो इस चैप्टर का वन बिग टेक अवे क्या है? मेरे हिसाब से वन बिग टेक अवे ये है कि प्रदूषण अब सिर्फ गाड़ियों का धुआं और नदियों का गंदा पानी नहीं रहा। ये एक बहुआयामी चुनौती बन गया है। एक तरफ BRS और मिनी माता जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं,
दूसरी तरफ GRAP और NCAP जैसी राष्ट्रीय नीतियां। और एक तरफ BOD जैसे पारंपरिक मापदंड है, तो दूसरी तरफ PFAS जैसे अदृश्य फॉरएवर केमिकल्स। बिल्कुल। एग्जैक्टली। यूपीएससी अब इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच की ओर बढ़ रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या इन अलग-अलग बिंदुओं को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बन पा रही है या नहीं। डॉट्स को कनेक्ट करना ही अब असली खेल है। और हमारी इस चर्चा का मकसद भी यही कनेक्शंस दिखाने में मदद करना था। अगर इस समरी ने आपकी मदद की तो कृपया वीडियो को लाइक करें। इससे एल्गोरिथम को आप जैसे और सीरियस एस्पिरेंट्स तक पहुंचने में मदद मिलती है। जी। और कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। आपके शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP जैसा कोई तंत्र लागू है और आप इसकी प्रभावशीलता के बारे में क्या सोचते हैं? आपकी भागीदारी इस कम्युनिटी को और भी मजबूत बनाती है। भूलिएगा नहीं, फ्री नोट्स टेलीग्राम पर और प्रीमियम कंटेंट लेजेंड्स के लिए डिस्कॉर्ड पर। अगले अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमने पॉल्यूटर पेज सिद्धांत की बात की, लेकिन उन मामलों का क्या जहां प्रदूषक की पहचान ही नहीं हो सकती? क्या ऐसी स्थिति में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सामूहिक जिम्मेदारी का सिद्धांत लागू होना चाहिए? और अगर हां, तो इसे लागू कैसे किया जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।